हेलो एवरीवन, ज्ञान वाट का ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रपति चैप्टर करने का कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको एमसीक्यू करा चुका हूं और अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जाकर आप विजिट कीजिए। लेकिन अब मैं बोलूँगा कि इस क्लास को पहले आप देख लीजिए, उसके बाद इस टॉपिक पे जो भी एमसीक्यू मैं डाला हूँ, अपलोड किया हूँ, उसे आप सॉल्व करने की कोशिश करें और हर एक पॉइंट, हर फैक्ट, हर कॉन्सेप्ट को आज हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। और इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप 80 to 90% क्वेश्चन आप राष्ट्रपति से जो भी आएगा आप कर लेंगे। हाँ, 100% की गारंटी ना मैं दे सकता हूँ ना कोई और व्यक्ति दे सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे जो देश के ये गणतंत्र प्रमुख कहलाते हैं और ये भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। और राष्ट्रपति का जो पद होता है भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च होता है। देखिए, और ये आया हुआ है यूपी पीसीएस 2012 में कि राष्ट्रपति का पद जो होता है भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च पद माना जाता है और ये भारत के प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति कहलाएंगे। हालांकि देखिए, इतना इजी सवाल नहीं आता है, लेकिन इसे भी इस फैक्ट को भी याद रखना है कि ये प्रथम नागरिक होते हैं, क्योंकि वरीयता क्रम का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें राष्ट्रपति को भी ऑप्शन में डाल दिया जाता है। देखिए, उसके बाद बीपीएससी 2000 में आया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है, लेकिन जो संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में निहित होती है, लेकिन संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है ये राष्ट्रपति के हाथ में निहित होती है। फिर देखिए, राष्ट्रपति जो होते हैं देश का प्रथम नागरिक कहलाते हैं और राष्ट्रपति से जो रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो 52 से लेकर 62 तक है। तो हम लोग आज अनुच्छेद के बारे में भी एक एक कर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, आर्टिकल 52 जो है वो कहता है कि ये हमारा जो देश के जो एक राष्ट्रपति होंगे, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा आर्टिकल 52 में कहा गया है। और देखिए, इसका एक ट्रिक भी है राष्ट्रपति का, और मैं उसे लाऊंगा शॉर्ट वीडियो में लाऊंगा। इसका एक ट्रिक राष्ट्रपति का जो जितना भी आर्टिकल है उसे कैसे याद किया जाए, एक ट्रिक है इसका, पकानी कोका दियो दसम। और मैं एक ट्रिक लाऊंगा, एक वीडियो लाऊंगा, उसे आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। और देखिए, आर्टिकल 53 बोल रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में निहित है, आर्टिकल 53। तो आर्टिकल 52 क्या बोलता है? आर्टिकल 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 53 बोलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में निहित होगी। देखिए, आर्टिकल 54 है जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, आर्टिकल 54। और आर्टिकल 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की किस तरीके से निर्वाचित होंगे राष्ट्रपति, उसका रीति का वर्णन आर्टिकल 55 में किया है। लेकिन और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 54 में किया गया है। देखिए, आर्टिकल को आप या तो ट्रिक से याद रख सकते हैं, यदि आप कोई ट्रिक बना लेते हैं उससे याद रख सकते हैं, या फिर आप इसे याद करने की कोशिश करें। इसे आपको बार बार रिवीजन करना होगा, बार बार आपको पढ़ना होगा, तो फिर जाकर धीरे धीरे जो है, या फिर प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो उसके बाद आपके माइंड में ये धीरे धीरे आर्टिकल बैठ जाता है। हाँ, एक बार में आप नहीं आप कोशिश कर पाएंगे कि एक बार में ही आपको याद हो जाए, वो प्रश्न हल करने से ही आपको याद होगा। तो देखिए, आर्टिकल 56 जो है वो राष्ट्रपति की पदावधि और पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष जो होता है राष्ट्रपति का, तो उसके बारे में ये बात करता है आर्टिकल 56। और आर्टिकल 57 जो है कि राष्ट्रपति का जो पद के लिए कोई भी व्यक्ति जो है वो पुनर्निर्वाचन हो सकता है। जैसे कि मानकर चलिए कि कोई व्यक्ति है, अभी द्रौपदी मुर्मू है भारत के राष्ट्रपति, और ये बार बार निर्वाचित हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेशन है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचित होने का। जैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वो उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 2 बार ही निर्वाचित हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, मैक्सिमम 2 ईयर्स। लेकिन भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है हमारे संविधान में। तो वही दिया गया, आर्टिकल 57 को बोला गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का बात करता है। देखिए, आर्टिकल 58 जो है ये राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या
अर्हताएँ चाहिए। अर्हताएँ का मतलब हो गया क्या क्या योग्यता चाहिए, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद 35 वर्ष आयु उनकी होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष। उसके बाद जो है राष्ट्रपति का होने का जो पात्रता है वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता उनमें होनी चाहिए। तो ये सब राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए पात्रता है, उनकी योग्यता इतनी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी इतनी होनी चाहिए, ये बोलता है आर्टिकल 58। तो इसे याद रखिएगा। आर्टिकल 59 जो है वो राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें का बात करता है, तो आर्टिकल 59 भी याद रखना है। देखिए, राष्ट्रपति से रिलेटेड जितना भी आर्टिकल है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, तो इसे ज़रूर याद रखने की कोशिश करें और ये प्रश्न सॉल्व करने से हो जाएगा। आर्टिकल 60 जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है, आर्टिकल 60। और आर्टिकल 61 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप जब भी प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बार बार हमेशा हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो कदाचार के लिए चलाया जाता है, और ये बहुत आसान नहीं, आज तक कोई भी राष्ट्रपति जो है महाभियोग के कारण अपने पद से हटे नहीं हैं, और संसद के किसी भी सदन में महाभियोग चलाया जा सकता है राष्ट्रपति से रिलेटेड। और महाभियोग के लिए जो काफ़ी कठिन होता है महाभियोग पास करना, जो आता है किसी भी संसद के किसी भी सदन में, इतने आसानी तरीके से ये पास नहीं होता, इसलिए बहुत मुश्किल है, और कोई भी राष्ट्रपति अभी तक हटे नहीं है महाभियोग प्रक्रिया के से। तो इसे याद रखिएगा। आर्टिकल 61 ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 62 जो बोल रहा है वो कर रहा है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि की। जब राष्ट्रपति का जो पद अगर रिक्त हो जाता है तो उसके लिए चुनाव कराने से संबंधित है आर्टिकल 62। और अगर राष्ट्रपति का अगर पद अगर खाली हो जाता है, अगर अचानक से अगर खाली हो जाता है तो भी तो राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं हो सकता। अगर अभी मान कर चलिए कि प्रेजेंट में कोई राष्ट्रपति हैं और उनकी पद के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर वो बीमार पड़ जाते हैं और स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकते हैं, तो उनके जगह कोई ना कोई राष्ट्रपति बनेंगे ही। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो फिर राष्ट्रपति का काम करने लगते हैं, और यदि उपराष्ट्रपति भी अगर एब्सेंट हों तो फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। इसे याद रखिएगा। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन की विधि पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का विधि है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निर्वाचन किस प्रक्रिया से होता है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है किस प्रक्रिया से होता है। तो ऑप्शन यही रहेगा कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, जिसके देखिए हमारा जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो निर्वाचन का जो रीति होता है वो होता है FPTP सिस्टम होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होता है। लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को बिल्कुल अपने माइंड में रखिए कि इस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए जो भी मैं लाया हूँ ये सभी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ जो चीज़ है, जो पॉइंट है, मैं उसे हाईलाइट कर दूंगा, मैं उसे बता दूंगा कि देखिए ये तो बिल्कुल याद ही होना चाहिए। और लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जो भी इस PDF में है, इस PDF में हर एक पॉइंट को याद कर ली। देखिए, आप 1-2 बार क्लास देखेंगे या खुद से नोट्स बना लेते हैं तो बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन जो होता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, इस इलेक्टोरल कॉलेज जो है राष्ट्रपति का, इसमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप याद रखिए कि मनोनीत सदस्य बिल्कुल नहीं भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य को हटा दीजिए। हमेशा माइंड में याद रखिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, जैसे कि संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे, लेकिन कौन सदस्य होंगे, जो निर्वाचित होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे।
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें भाग लेते हैं। तो कौन होंगे? निर्वाचित सदस्य। लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, जैसे कि राज्यसभा में 12 मेंबर जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र से। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेटेड होते थे उसे तो अब हटा दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। तो अब क्या है कि तो इतना ज़रूर याद रखना है कि निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के। ये पहला है। दूसरा ये है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो 70वां संविधान संशोधन के तहत ये इनको शामिल किया गया है, दिल्ली और पुडुचेरी को। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो ये दोनों पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। और निर्वाचन की विधि मैं आपको बता चुका हूँ, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत, गुप्त मतदान के द्वारा होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएँ क्या क्या चाहिए और योग्यता क्या क्या चाहिए। कि देखिए, वह जो राष्ट्रपति का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के अगर पद के लिए अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो वो इसमें दिया गया है। पहला है कि वो भारत के नागरिक होना चाहिए। लेकिन ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिए। ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो भारत के नागरिक होने चाहिए, ये तो सही है, लेकिन जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं और स्टेटमेंट दे दिया कि जन्म से भारत के नागरिक हों, तो ये गलत स्टेटमेंट है। यहीं से इसको एलिमिनेट कर देना है, यहाँ से इसको हटा देना है। यानी कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, चाहे उनका जन्म भारत में हुआ हो या भारत से बाहर किसी जगह पे हुआ हो। ये पहला है। दूसरा है कि वो जो हैं 35 वर्ष की आयु पूर्ण होकर चुके हों। कोई भी व्यक्ति जिनका आयु 35 वर्ष है वो राष्ट्रपति के पद के लिए एलिजिबल हैं। थर्ड है इसका कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, यानी कि लोअर हाउस जो है, निम्न सदन, या इसे लोगों का सदन भी कहा जाता है। तो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति के पद के लिए। उसके बाद फोर्थ है केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर न हो। केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार में लाभ के पद। देखिए, लाभ का पद जो क्या होता है कि कोई भी सरकारी पद, ऐसा कोई भी सरकारी पद जहाँ से आप वेतन आप प्राप्त कर रहे हैं वो लाभ का पद कहा जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई IAS है या कोई IPS है या कोई रेलवे में कोई एम्प्लॉई है, ये सारा का सारा लाभ का पद माना जाता है, क्योंकि ये सरकारी पद है और इसमें आप वेतन प्राप्त करते हैं। तो वो लाभ के पद पे नहीं हो, या फिर लाभ के पद पे हो तो वहाँ से आपको हट जाना होगा इस चुनाव को लड़ने के लिए। देखिए, हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति में चुनाव में नामांकन कैसे होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति के लिए कोई भी उम्मीदवार अगर अपना नामांकन कराना चाहते हैं तो इसमें प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या की आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो कम से कम इसमें 50 निर्वाचक होने चाहिए और 50 प्रस्तावक होने चाहिए और उतने ही नंबर का प्रस्तावक होना चाहिए। जैसे कि इसमें निर्वाचित सांसद, विधायक का प्रस्तावक होना आवश्यक है। कम से कम 50 निर्वाचकों, जिसमें निर्वाचित सांसद और विधायक का प्रस्तावक होना आवश्यक है, इसे याद कीजिएगा। तो कितने प्रस्तावक हुए? 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। देखिए, जमानत राशि जो है वो 15,000 है, इसे भी याद रखिएगा कि जो जमानत राशि चुनाव के समय जो जमा किया जाता है वो 15,000 है। और यदि कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग यदि आप नहीं प्राप्त करते हैं तो ये आपकी जो 15,000 जो जमानत राशि है वो जब्त हो जाती है। ये बहुत, देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है
क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि कुल डाले गए वोट का 1/6 की जगह दे देगा 1/3। देखिए यहीं से ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो याद रखना है जो फ्रैक्शन जो है इसको याद रखना है 1/6। और जमानत राशि कितना है 15,000 है। निर्वाचक कितने हैं 50। अनुमोदक कितने होंगे वो भी 50 होंगे। देखिए राष्ट्रपति पद की रिक्तता, राष्ट्रपति पद के रिक्तता के बारे में बताया गया है। देखिए महाभियोग प्रक्रिया होने पर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा महाभियोग प्रक्रिया होने पे। दूसरा है कि उनकी मृत्यु होने पे। तीसरा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित होने पे, ये भी है। और चौथा है कि उसके द्वारा त्यागपत्र देने पे। इतने तरीक़ों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। पहला है महाभियोग प्रक्रिया, किसी कदाचार में यदि पाए जाते हैं राष्ट्रपति तो संसद में महाभियोग प्रक्रिया लाया जाता है, संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया चलाने से पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। 1/4 सदस्य जो होते हैं जहां जिस सदन में लाया जाता है उनको साइन करना पड़ता है। उसके बाद उपस्थित और 2/3 बहुमत से इसे पास किया जाएगा तो जाकर फिर उसके बाद दूसरे सदन में जाता है तो महाभियोग प्रक्रिया इसे लगा दिया जाता है। यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो भी पद रिक्त हो जाएगा। उसके बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित होने पर भी राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है लेकिन उससे पहले अगर कोई राष्ट्रपति पद पर रहते हुए अपना जो भी कर्तव्य का निर्वहन करते हैं या जो भी कार्य करते हैं वो कार्य जो है अवैध घोषित नहीं होता है, उस कार्य की मान्यता होती है, वो कार्य वैध कहलाता है। जब उनका निर्वाचन अवैध घोषित होने से पहले अपने पद पर रहते हुए वो कोई कार्य करते हैं तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। और वो अपना त्यागपत्र देते हैं तो रिक्त हो जाएगा। और त्यागपत्र किसे देते हैं, वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन तैयार हो गया है आपका। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि महाभियोग प्रक्रिया जो है किस सदन के किस सदन में लाया जाता है, संसद के किस सदन में लाया जाता है, तो ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दूसरा चीज़ है किसे त्यागपत्र देते हैं, तो उपाध्यक्ष को उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन अवैध घोषित होने से पहले जो भी वो कार्य किए हैं वो कार्य जो होगा वो बिल्कुल वैलिड होगा, वो वैध होगा। देखिए उसके बाद है कि की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग तो है परंतु उसके महाभियोग अभिकरण का नहीं। देखिए ये जो प्रश्न है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये IAS 1996 का जो परीक्षा हुआ था UPSC का, उसमें ये स्टेटमेंट देकर पूछा गया था। जैसे कि देखिए जो भारत राष्ट्रपति का जब महाभियोग लगता है तो राज्य की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग तो है। जैसे कि हम लोग देखे थे कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन जब महाभियोग प्रक्रिया होता है तो राज्य की विधानसभाएं जो होती है उसके महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है, सिर्फ संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं महाभियोग प्रक्रिया में। और महाभियोग प्रक्रिया में संसद के भी सभी सदस्य भाग लेते हैं। ऐसा नहीं कि निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे मनोनीत नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है, सभी सदस्य भाग लेते हैं। और राज्य की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग तो है परंतु उसके महाभियोग अभिकरण का भाग नहीं है। यानी कि राज्य की विधानसभाएं के जो भी सदस्य होंगे, जो भी MLA होंगे, वो निर्वाचन तो करते हैं राष्ट्रपति का, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में वो हिस्सा नहीं लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। देखिए ये पूछा भी गया है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, पहला ऊपर हम लोग देख चुके हैं। और विधान परिषद जो उच्च सदन है राज्य का, जैसे कि राज्य में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक होता है विधानसभा जो निम्न सदन कहलाता है, दूसरा विधान परिषद होता है और ये उच्च सदन कहलाता है। और जो विधानमंडल का ही एक के अभिन्न अंग होते हैं राज्यपाल।
तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं मनोनीत सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और विधान परिषद यानी कि राज्यों के का जो उच्च सदन जो होता है, विधानमंडल का उच्च सदन जो होता है यानी विधान परिषद, उसके सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। और देखिए यहाँ राष्ट्रपति का वेतन के बारे में दिया गया है कि 5 लाख रुपया प्रति माह राष्ट्रपति कमाते हैं और इनका जो वेतन होता है भारत की संचित निधि पर भारित होता है। क्वेश्चन बनता है यहीं से कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है कहाँ से मिलता है, तो राष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि से मिलता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो होते हैं अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे और इसकी सूचना उपराष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति का त्यागपत्र देने का जो सूचना होता है वो उपराष्ट्रपति तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, ये याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दिए, उपराष्ट्रपति। देखिए एक एक चीज़ को मैं बारीकी से धीरे धीरे बता रहा हूँ और कोशिश कीजिए कि यहीं पर याद हो जाए, यहीं पर माइंड में बैठाने का कोशिश कीजिए। और जब भी आप पढ़ें तो प्रश्न पूछें, खुद से ही अंदर में ही प्रश्न पूछें तो याद हो जाएगा धीरे धीरे। और वीडियो एक बार में अगर याद ना हो तो 2 बार देखें, 3 बार देखें और ज़रूर इसे याद कीजिए। और इसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड किया हूँ MCQ का, उसे जाकर ज़रूर सॉल्व करें। एक स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न डाला हूँ, जो भी पीछे एग्ज़ाम हुआ है जैसे UPSC का, UPPCS BPSC का, MPPCS का, सारा का प्रश्न मैं डाला हूँ, उसे जाकर एक बार सॉल्व कीजिए। राष्ट्रपति जो होते हैं राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है राष्ट्रपति, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। देखिए बहुत कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है कि राष्ट्रपति जो होते हैं राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करते हैं परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करते हैं। इसे ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति जो होते हैं राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करते हैं। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव जो लाया जाता है उसकी प्रक्रिया दिया गया है कि सबसे पहले ये समझिए कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग आता है वो अनुच्छेद 61 के तहत आता है। ये संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है और इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो होता है उसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है और यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। ये जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस इसे कहा जाता है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। इसे याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पे जो हम महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है वो किस तरह की प्रक्रिया है, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और संबंधित सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होना जरूरी है। जैसे कि मान के चलिए कि राज्यसभा अगर महाभियोग प्रस्ताव लाती है राष्ट्रपति के लिए अपने सदन में, तो उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्य जो हैं वो महाभियोग प्रक्रिया का जो नोटिस आया है उस पर उनका हस्ताक्षर होना चाहिए। या फिर लोकसभा के अगर लोकसभा में यदि आता है तो लोकसभा के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर उन पर होना जरूरी है। और ये जो नोटिस है महाभियोग प्रक्रिया का कम से कम 14 दिन पूर्व आना जरूरी है। इसे भी याद रखिएगा, कितने दिन पूर्व आना जरूरी है, 14 दिन पूर्व आना जरूरी है। और कितने सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए, जिस सदन में ये प्रस्ताव आता है 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और ये किस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, तो ये संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा का हो, किसी भी सदन में आप इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये महाभियोग प्रक्रिया लाया क्यों जाता है, ये भी क्वेश्चन सवाल है। जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है, यानी कदाचार के मामले में अगर राष्ट्रपति किसी तरीके का कदाचार करते हैं, यदि उन्हें पाया जाता है कि संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, अपने जो शक्ति है उनका वो शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो महाभियोग प्रक्रिया लाया जाता है। और इसे पारित किया जाता है संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत, कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से ये पास होना चाहिए। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि
राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों या जांच का फैसला जो है वो उच्चतम न्यायालय करेगा। और ये आर्टिकल 17 क्लॉज 1 के तहत है। देखिए बीपीएससी 1992 में यह क्वेश्चन पूछा था, 1992 में बीपीएससी पूछा था कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसका जो फैसला कौन करेगा, तो अगर स्टेटमेंट दे देगा कि उच्च न्यायालय करेगा, अगर आपको याद नहीं है तो इसे सही मार देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय करता है हमेशा, जो भी करेगा तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो फैसला होगा उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही उसका निराकरण किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं वो पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर, उसके बाद न्यायिक शक्तियाँ हैं, उसके बाद विधायी शक्तियाँ हैं और आकस्मिक शक्तियाँ भी हैं राष्ट्रपति के पास में। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की। देखिए राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। और पहला है कार्यकारी शक्तियाँ, जिसे हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। दूसरा है न्यायिक शक्तियाँ, जिसे जुडिशियल पावर कहा जाता है। और उसके अंतर्गत क्या क्या शक्तियाँ हैं, शक्तियों किस तरीके की पावर है राष्ट्रपति के हाथों में, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद वित्तीय शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद विधायी शक्तियाँ, जो लेजिस्लेटिव पावर जो है प्रेसिडेंट के हाथों में, वो किस तरीके की लेजिस्लेटिव पावर का यूज़ करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। और उससे संबंधित आर्टिकल भी पढ़ेंगे और आकस्मिक शक्ति के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अन्य पावर है उसके बारे में हम लोग। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इसे पढ़ने का कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो ऐसा अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 53 जो है, देखिए अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है और 62 तक जाता है राष्ट्रपति का से संबंधित जो मेन अनुच्छेद है और उनके बारे में सब कुछ जो वर्णन दिया गया है। तो 52 जो बोलता है वो बोलता है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, वो आर्टिकल 52 कहता है। 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी। उसके बाद बोल रहा है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका शक्ति जो भी कृत जो होगा, समस्त कार्यपालिका कृत राष्ट्रपति के नाम से ही होगा, ऐसा आर्टिकल अनुच्छेद 77 क्लॉज 1 में कह रहा है। देखिए इसे भी ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी समस्त जो कृत होगा भारत सरकार का, वो राष्ट्रपति के हाथों से ही होता है, उनके हस्ताक्षर से ही होता है। आर्टिकल 77 क्लॉज 1 के तहत ऐसा कहा गया है। उसके बाद कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियाँ भी एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत ही आती है। तो देखिए बहुत सारी नियुक्तियां हैं, तमाम तरह की नियुक्तियां हैं जो राष्ट्रपति अपने हाथों से करते हैं। जैसे कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ये सारी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आती है। उसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो होता है वो 263 आर्टिकल के तहत होता है। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है 263। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का हम लोग कुछ 2-3-4 इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी यहीं पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद एक तो 263 के आर्टिकल 263 के अंतर्गत इसे गठित किया गया है और एक संवैधानिक संस्था है। ये एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन 1990 में किया गया था और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका गठन जो किया गया था इसलिए किया गया था कि राज्य और केंद्र के बीच एक का जो रिश्ता है वो उसका समन्वय सही से हो। राज्य और केंद्र का जो रिलेशन है वो सही तरीके से होना चाहिए, एक कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए, तभी जाकर कोई एक देश प्रगति करेगा। इसलिए इसका गठन किया गया था अंतर्राज्यीय परिषद का, ये आर्टिकल 263 कहता है। देखिए ST SC OBC आयोग का गठन भी कौन करते हैं, ये राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुसूचित क्षेत्र की कोई भी जो स्टेट है हमारे देश में कोई भी स्टेट का अगर कोई जगह है तो उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना
या उस अनुसूचित क्षेत्र को एक्सटेंड करना, बढ़ाना या उसको घटाना, ये सब राष्ट्रपति के हाथों में निहित होता है। अब हम उनका प्रशासन करना, ये भी सब क्या है, राष्ट्रपति के हाथों में निहित है। देखिए यहाँ दिया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्तियाँ, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्तियाँ होती है आर्टिकल 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। आर्टिकल 76 जो है इसके अंतर्गत न्यायवादी की नियुक्ति होती है। आर्टिकल 148 के तहत क्या, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है। और 155 के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। ये यूपीपीसीएस 1997 का क्वेश्चन है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा होगा कि नीचे कुछ 4-5 आर्टिकल दे दिया गया होगा और ये पूछा गया होगा कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, आप गलत करके आइएगा। तो यही है 155। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे आपको याद रखना ही होगा। जैसे ये तीनों का तीनों जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है। 76, 148 और 155 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए 263 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो करीब करीब आपको लगभग 80 से 90 आर्टिकल जो है आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। 80-90 आर्टिकल अगर आपको याद रहे, आपके टिप्स पे होना चाहिए, तो जाकर आप आर्टिकल से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। देखिए न्यायिक शक्तियाँ का जो वर्णन है, जुडिशियल पावर जो होता है वो भी राष्ट्रपति के हाथों में ही निहित होता है। जैसे कि देखिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जैसे कि उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति है। पावर ऑफ पार्डन इसे कहा जाता है। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के हाथों में निहित है। ये जुडिशियल पावर कहलाता है। और उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति 143 के तहत राष्ट्रपति की। देखिए उच्चतम न्यायालय से न्याय सलाह लेने की शक्ति जो है वो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है राष्ट्रपति पे, और ना ही उच्चतम न्यायालय पे बाध्यता है कि उच्चतम न्यायालय पे बाध्यता है कि अगर कोई राष्ट्रपति कुछ सलाह लेना चाहते हैं तो उच्चतम न्यायालय को देना ही होगा, ऐसा नहीं है। उच्चतम न्यायालय इसके लिए बाध्य नहीं है, ये याद रखिएगा। लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले का अगर कोई संवैधानिक मामला हो, कुछ अगर संविधान से रिलेटेड मामला हो और उस पर अगर राष्ट्रपति अगर सलाह मांगते हैं उच्चतम न्यायालय से, तो फिर उच्चतम न्यायालय बाध्य है उस मामले में। लेकिन ऐसे उच्चतम न्यायालय पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसे सलाह देना ही होगा। तो इस बात को याद रखिएगा। क्षमादान की शक्ति किस में है? अनुच्छेद 72 में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय से सलाह कौन लेते हैं? तो ये भी राष्ट्रपति लेते हैं। किस आर्टिकल के तहत लेते हैं? 143 के तहत लेते हैं। 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति राष्ट्रपति में है। और ये सब का सब न्यायिक शक्तियाँ में आता है। ये जुडिशियल पावर है राष्ट्रपति का। देखिए विधायी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर में क्या क्या है कि जो राष्ट्रपति हैं हमारे, वो संसद का सत्र का सत्रावसान एवं विघटन करते हैं। संसद का सत्र का, देखिए संसद का सत्र का स्थगन अगर करना होगा तो स्थगन लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, याद रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं स्थगन अगर करना हो तो। लेकिन अगर संसद का सत्र का सत्रावसान और विघटन करना है तो इसे राष्ट्रपति करते हैं। और ऐसा अनुच्छेद 85 के तहत है। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान एवं विघटन का वर्णन किया गया है। संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 में। देखिए जब भी नया साल आता है तो उसमें जब फर्स्ट जो अधिवेशन होता है तो उसमें अभिभाषण करते हैं राष्ट्रपति। और उसके बाद जब लोकसभा का आम चुनाव के बाद जब संसद आती है एक साथ, तो उस समय भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। तो यह 87 के अंतर्गत होता है, अनुच्छेद 87 के अंतर्गत। इसे भी याद रखिएगा। देखिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन का वर्णन अनुच्छेद 108 में किया है। ज्वाइंट सेशन का वर्णन 108 में किया गया है। और जो संयुक्त अधिवेशन जो है, ज्वाइंट सेशन जो है,
वो लाया जाता है जब कोई बिल पर गतिरोध उत्पन्न हो जाए, जब कोई बिल पे मतभेद उत्पन्न हो जाए दोनों संसदों को, तो जाकर इसे लाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन लाया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं वो राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता जो करते हैं संयुक्त अधिवेशन का, वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। यानी संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का जो कार्य है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगर स्पीकर नहीं हैं, अगर स्पीकर जो हैं लोकसभा के वो अगर अनुपस्थित हो जाएंगे, अगर वो एब्सेंट हो जाएंगे, तो डिप्टी स्पीकर करेंगे, उपाध्यक्ष करेंगे। कहाँ के? लोकसभा के। और यदि लोकसभा के भी जो डिप्टी स्पीकर हैं वो एब्सेंट हैं, तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के करेंगे। राज्यसभा के सभापति ही नहीं करेंगे, याद रखिएगा। सबसे अगर फिर से मैं बता रहा हूँ कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अध्यक्ष के एब्सेंट होने पे लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे, और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी अगर एब्सेंट हो जाएंगे तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेंगे। ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का एक तरीके से एक सीक्वेंस है, इस तरीके से ही इसको याद करना है। अगर क्वेश्चन आएगा कि क्या लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति करते हैं, तो नहीं, राज्यसभा के सभापति नहीं करते हैं। और संयुक्त अधिवेशन जो है वो अनुच्छेद 108 के तहत इसका वर्णन है। और अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है, 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, इसे भी याद रखिएगा। पहला दहेज डॉरी बिल लाया गया था, उसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया था। दूसरा बैंकिंग से रिलेटेड एक बिल आया था, उसमें प्रावधान किया गया था। तीसरा पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के लिए एक बिल आया था, उसमें भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। यानी कि 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभी तक कितने बार संयुक्त अधिवेशन आया है और कौन कौन से बिल पे आया है संयुक्त अधिवेशन। तो 3 बिल है, दहेज, बैंकिंग और एक है पोटा बिल था, प्रोटेक्शन ऑफ टेररिज्म को लेकर आया था। तो इसे याद रखिए। और कौन सा आर्टिकल? 108 आर्टिकल के अंदर आता है। देखिए, आकस्मिक शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति की है। इमरजेंसी पावर इसे कहा जाता है कि इमरजेंसी पावर मेरा कौन कौन सा आता है। तो देखिए, एक है आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का वर्णन है। अगर किसी बाहर से युद्ध हो जाए या फिर राष्ट्रपति को ऐसा मालूम चले कि ऐसा संभावना है होने की, तो वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा देते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए, अगर राज्य का जो नियम कानून है, राज्य का जो भी सिस्टम है, अगर वो संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल हो जाएगा राज्य का, तो वो 356 लगा देते हैं। ऐसा राज्यपाल जब बोलते हैं या फिर राष्ट्रपति को ऐसा संज्ञान हो जाता है कि जो राज्य है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन पे वो उसका सिस्टम नहीं चल रहा है, तो वो 356 लगा देते हैं। वित्तीय आपातकाल की जो शक्ति है वो 360 के अंदर। तो ये तीनों आर्टिकल बहुत ज़रूरी है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक तंत्र की विफलता पे, और आर्टिकल 360 यानी वित्तीय आपातकाल। और मैं बता दूं कि वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। और सबसे पहले कौन सा राज्य ऐसा था जहां राष्ट्रपति शासन लगा है? तो पंजाब राज्य था जहां सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा है। देखिए, वित्तीय शक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति का कि क्या है वित्तीय शक्तियाँ। देखिए, वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। जो कोई भी मनी बिल अगर प्रस्तुत किया जाता है, देखिए सबसे पहले ये समझिए कि मनी बिल होता क्या है। तो देखिए, एक है आर्टिकल 109, इसमें मनी बिल का प्रक्रिया का वर्णन किया गया है इसमें, और कहा गया है कि मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, वो राज्यसभा में पेश नहीं होगा, वो लोकसभा में पेश होगा। ये 109 कहता है। और आर्टिकल 110 ये कहता है कि जो मनी बिल होगा यानी वित्त विधेयक या धन विधेयक जो होगा वो
110 उसका आर्टिकल है और ये सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, उसके बाद इसे लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया जाता है। और वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो 112 में दिया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है वो 112 में दिया गया है। और बजट जो शब्द है ये हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। ये भी क्वेश्चन आया है कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान में है या नहीं, तो नहीं है। और वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट जो है फिनांशियल जो ईयर में जो आता है जो बजट है वो 112 आर्टिकल में दिया गया है। देखिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आकस्मिक निधि से जो भी व्यय होता है, देखिए कोई भी अगर आकस्मिक निधि अगर किसी तरीके का कोई हमारे देश में अगर उस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए जिससे आकस्मिक निधि से अगर धन निकालना हो तो वो हम लोग राष्ट्रपति की अनुमति से ही निकाल सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 267 में कहा गया है। अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, चाहे अगर कोई अकाल बहुत ज़्यादा पड़ गया हो जिसमें धन निकालने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, या किसी तरीके का कोई डिजास्टर आ गया हो, कोई आपदा कहीं आ गया हो, किसी स्टेट में आ गया हो, तो और वहाँ धन देने की आवश्यकता है, तो वो आकस्मिक निधि से वहाँ धन जाएगा। और वहाँ से धन निकालने के लिए आपको पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, तभी आप वहाँ से धन निकाल पाएंगे। और ऐसा अनुच्छेद 267 में दिया गया है। और बजट का देखिए अनुच्छेद क्या है, 112 दिया गया। और वित्त आयोग का जो गठन होता है वो राष्ट्रपति ही करते हैं, वो आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होता है। देखिए, अंश शक्तियों का वर्णन भी दिया गया है राष्ट्रपति के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होते हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। ये तीनों जो थल सेना, वायु सेना और जल सेना जो होती है, तीनों सेनाओं का ये अध्यक्ष कहलाते हैं राष्ट्रपति। और जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों एवं मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं राष्ट्रपति। राजदूतों एवं उच्चायुक्तों को भेजना एवं उनका स्वागत करना, ये सब का सब राष्ट्रपति के हाथों में ही नहीं थी। ये अन्य शक्तियों का वर्णन। तो हम लोग देखिए जो भी राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्तियाँ, जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियाँ, फिनांशियल पावर, वित्तीय शक्तियाँ, और विधायी पावर हम लोग जाने, लेजिस्लेटिव पावर जाने हम लोग राष्ट्रपति का, और एक आकस्मिक शक्तियाँ के बारे में भी जाने। देखिए, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ मिस हो रहा है, जो देखिए ये मैं नहीं बताया हूँ कि अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ जो है ये भी राष्ट्रपति के हाथों में नहीं होती। अध्यादेश ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो छूट गया था 123 के अंदर। ये आर्टिकल 123 में जब कभी मानकर चलिए कि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, या एक जो सदन है वो उसका विघटन हो गया हो, जैसे कि लोकसभा का विघटन हो गया हो, और राष्ट्रपति को कोई ऐसा कानून बनाना की आवश्यकता आ गई हो, बहुत ज़रूरत पड़ गया हो कि देश में ऐसा कानून लागू होना चाहिए, तो उस संदर्भ में और उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो हैं वो 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करते हैं और वो कानून का रूप बन जाता है। और वो उस समय के लिए वैलिड कानून रहता है, जैसे संसद कोई कानून पास करती है उस तरीके का। लेकिन जब जो विघटित सदन है अगर वो वापस आ जाती है और 6 सप्ताह के भीतर जो राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया उसका अनुमोदन दे देती है, तो फिर ये परमानेंट बिल जो है वो एक्ट का रूप ले लेता है, वो एक कानून का रूप लेता है, अधिनियम का रूप ले लेता है। तो इसे जानिएगा 6 सप्ताह के भीतर। चलिए ठीक है, इसे फिर मैं एक बार समझाता हूँ कि राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी करती है। और ये ऑर्डिनेंस कब जारी किया जाता है, जब लोकसभा का विघटन हो गया हो और लोकसभा अभी नहीं हो, लेकिन राष्ट्रपति को ऐसा संज्ञान हो गया हो कि उन्हें कोई कानून लाना हो देश के लिए, ऐसा ज़रूरत है हमारे देश को, तो अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति। तो और ये 123 के तहत करते हैं। लेकिन अगर लोकसभा फिर से अगर वापस आ जाती है, क्योंकि देखिए विघटन क्योंकि राज्यसभा का नहीं होता है, राज्यसभा जो है परमानेंट सदन है, और विघटन जो हो सकता है वो लोकसभा का ही होता है। तो लोकसभा यदि वापस आती है और जो अध्यादेश जो जारी किया गया था जिस कानून के लिए राष्ट्रपति के द्वारा, तो उस अध्यादेश को अगर 6 सप्ताह के अंदर 6 वीक के अंदर अगर उसे अनुमोदन मिल जाता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा, तो वो जो बिल है
वो एक एक्ट का रूप ले लेती है, वो एक अधिनियम का रूप लेती है। इसे याद रखिएगा। तो याद रखना है, इसको याद रखना है 6 वीक के अंदर होना चाहिए। और कौन सा आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 123 के अंदर। तो चलिए हम लोग इतने तरह के जो शक्तियाँ पढ़ लिए, एग्जीक्यूटिव पावर पढ़े हम लोग, जुडिशियल पावर पढ़े हैं, फिनेंशियल पावर पढ़े हैं, और आकस्मिक शक्ति भी हम लोग पढ़े हैं, और वित्तीय शक्तियाँ भी पढ़े हैं, अन्य शक्तियाँ भी पढ़ ली हम लोग। देखिए अब भारत के राष्ट्रपति का जो क्रम है वो यहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने, और ये व्यक्ति के अनुसार देखिए इनका क्रम पहला था, इनका क्रम दूसरा है। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन बने हैं। और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में एक चीज़ और याद रखना कि बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उसके बाद देखिए कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बने हैं वो बिरहा वेंकट गिरी जो हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, देखिए याद रखिएगा कि कौन ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज थे जो कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किए हैं। तो वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किए हैं। उसके बाद बिरहा वेंकट गिरी हैं। उसके बाद ये सभी राज्यपाल हैं। उसके बाद देखिए बी डी जत्ती भी जो हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। नीलम संजीवा रेड्डी हैं, और ज्ञानी जैल सिंह हैं। ज्ञानी जैल सिंह जो थे ये डाकघर संशोधन विधेयक था उस पर ये वीटो लगा दिए थे 1986 में। और आर वेंकटरमन है, फखरुद्दीन अली अहमद हैं, शंकर दयाल शर्मा है, प्रतिभा देवी सी पाटिल हैं, के आर नारायणन, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के बारे में याद रखना है कि व्यक्ति से इनका क्रम जो है ये 15वां है। व्यक्ति से इनका क्रम 15वां है, और ये अभी तक प्रेजेंट में भी ये राष्ट्रपति यही हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि देखिए जाकिर हुसैन जो हैं ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये ऐसे प्रेसिडेंट हैं। ये जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और देखिए अभी तक तीन लोग ऐसे हैं जो कार्यवाहक प्रेसिडेंट के रूप में काम किए हैं, जैसे एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में। एक हैं बिरहा वेंकट गिरी रमन, और एक हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनके बारे में एक और है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बने हैं। और एक हैं बी डी जत्ती, ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बने हैं। तो 3 ऐसे लोग हैं जो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में बने हैं। और हो सके तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, और ऑप्शन दे देगा और बताएगा कि बताइए कि निम्न में से कौन ऐसे हैं जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। ये तीनों का नाम दे देगा और एक और किन्हीं का नाम दे देगा, तो उनमें से आपको एलिमिनेट करना होगा। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में बताएं कि ज्ञानी जैल सिंह ऐसे राष्ट्रपति थे जो डाकघर संशोधन विधेयक पे इन्होंने वीटो लगा दिया था, 1986 की बात है। और देखिए बिरहा वेंकट गिरी रमन के बारे में एक फैक्ट है कि बिरहा वेंकट गिरी रमन जो थे सुप्रीम कोर्ट में ये सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में इनको उपस्थित होना पड़ा था। तो इसे याद रखिएगा कि इनको सुप्रीम कोर्ट के सामने इनको झुकना पड़ा, इनको गिरना पड़ा। गिरी है और गिर से गिरना, यहाँ से इसको याद रखिए, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने इनको गिरना पड़ा। देखिए फखरुद्दीन अली अहमद भी जो राष्ट्रपति हैं, ये व्यक्ति के अनुसार ये 5वां राष्ट्रपति थे। देखिए यहाँ एक फैक्ट दिया हुआ है कि ऐसे राष्ट्रपति जो न्यायालय में उपस्थित हुए जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद में सुनवाई कर रहा था, तो ये एक वही थे, बिरहा वेंकट गिरी रमन थे। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसे याद रखना ज़रूरी है। और एक इसे याद रखना जरूरी कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो व्यक्ति के क्रम में 15वां राष्ट्रपति हैं। देखिए राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। पहला है जो राष्ट्रपति जो हैं वो क्षमा कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं और प्रविलंबन कर सकते हैं। तो ये क्षमादान शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की। तो देखिए दोषी को दंडादेशों और निर्दयताओं से पूर्णतः मुक्त करना ये क्षमा कहलाता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है और उसका जो भी उसको दोष है, जो भी उसको सज़ा दिया गया है और उससे मुक्ति करना ही क्षमा कहलाता है। तो जब लघुकरण, जब कोई भी दोष ऐसा है, जब उसे कोई दंड दिया गया किसी भी व्यक्ति को, तो दंड को कम करना इसे लघुकरण है। जैसे कि देखिए मृत्यु दंड है और मृत्यु दंड को अगर कठोर सज़ा में बदल दिया जाता है तो इसे लघुकरण माना जाता है।
उसके बाद परिहार है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। जैसे कि मानकर चलिए कि इसमें प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता है। परिहार ऐसा है कि जो आपको दंड मिला है, मानकर चलिए कि अगर किसी व्यक्ति को जो मौत का सज़ा मिला है तो उसे मौत का सज़ा को कम करके उम्र कैद के सज़ा में इस तरीके से नहीं होगा। इसमें जो दंड की प्रकृति है प्रकृति वही रहेगी, बस अवधि को कम कर दिया जाता है। जैसे कि 15 साल की जो अवधि है उसे 10 साल कर दिया जाएगा। तो ये परिहार में होता है। और लघुकरण में हम लोग क्या समझे कि मृत्यु दंड को कठोर सज़ा में बदलना। इसमें दंड की प्रकृति को चेंज कर दिया गया। जैसे कि पहले दिया गया किसी को मृत्यु दंड और अब उसे कठोर सज़ा में बदल दिया गया, तो इसको लघुकरण माना गया। लेकिन परिहार में क्या है कि प्रकृति में चेंज न किए बिना दंड में का जो अवधि है उसे उसमें चेंज कर दिया जाता है। देखिए विराम में क्या है कि दोषी को मूल रूप से दी गई सज़ा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना। जैसे कि कोई अगर महिला है, अगर वो गर्भवस्था है, कोई व्यक्ति उसके विकलांगता को देखते हुए उसको उसकी सज़ा को कम कर दी जाती है। प्रविलंबन क्या है कि दंड विशेषकर मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना, कि अगर मृत्यु दंड किसी को दिया गया है तो उसे का जो टेम्पोररी उसमें उसको रोक लगा दिया जाता है। आमतौर पर क्षमा याचना अपील के लिए समय देना, तो ये प्रविलंबन कहलाता है। तो क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन, इस तरीके से राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हैं। देखिए राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में हम लोग अब अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ क्या हैं। तो पहला है अत्यंतिक वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो, तीसरा है पॉकेट वीटो। तो देखिए अत्यंतिक वीटो में क्या होता है कि जो किसी विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसी विधेयक पर अपनी राय को सुरक्षित रखते हैं और आई विल होल्ड बताया गया है इसे। निलंबनकारी वीटो क्या है कि किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास पुनर्विचार हेतु वापस भेजना। ऐसा कहा गया है कि कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास अगर आता है तो उसे अगर राष्ट्रपति चाहे तो वापस उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। और राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की जो शक्ति है ये 44वां संविधान संशोधन के तहत मिला था कि कोई भी बिल अगर राज्यसभा और लोकसभा से होकर अगर राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि उस बिल को वापस संसद में रिकन्सिडरेशन के लिए भेजना चाहिए, तो ऐसा 44वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति भेज सकते हैं। लेकिन इसमें भी 2 बिल ऐसा है जिसे राष्ट्रपति बाध्य हैं उस पर साइन करने के लिए। अगर वो संसद के दोनों सदनों से अगर पास हो गया तो कोई 2 बिल, तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य हैं। तो कौन सा ऐसा बिल है? एक है मनी बिल, धन विधेयक यानी 110, ये मनी बिल है। और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 368 के तहत अगर कोई बिल अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसे वापस संसद में नहीं भेज सकते हैं, राष्ट्रपति को उस पर क्या करना होगा? हस्ताक्षर करना ही होगा। तो याद रखिएगा कौन सा ऐसा 2 बिल है जिसे राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकते हैं, राष्ट्रपति उस पर सस्पेंसिव वीटो यानी कि निलंबनकारी वीटो नहीं लगा सकते हैं। पहला है मनी बिल, पहला जो है वो मनी बिल है और दूसरा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, उस पर राष्ट्रपति वीटो की पावर नहीं है, इसे संसद में वापस रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। तो पहला हम लोग देखें कि राष्ट्रपति की अत्यंतिक वीटो की शक्ति है जिसमें किसी भी बिल को होल्ड करके रख सकते हैं। दूसरा जो हम लोग देखें राष्ट्रपति की सस्पेंसिव वीटो है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए वापस रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। लेकिन ये भी देखें हम लोग कि कौन सा 2 बिल है जिसे वापस वो नहीं भेज सकते हैं संसद में, संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद उन्हें सिग्नेचर करने के लिए, राष्ट्रपति का सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है, तो वो है मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो है राष्ट्रपति वापस इसे नहीं भेज सकते हैं। देखिए बहुत सारा फैक्ट जो ऐसा है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार जब आप इसे सुनेंगे, बार बार जब आप देखेंगे, हर एक फैक्ट को मैं 3 बार 4 बार रिपीट कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि वो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बिल्कुल चला जाएगा। तो इसलिए ही मैं ऐसा कर रहा हूँ और इसलिए जिसमें आपका ही बेनिफिट है, आपको ही प्रॉफिट है। देखिए राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ जो है पॉकेट वीटो एक है। तो जो पॉकेट वीटो जो है ये ओनली इंडियन प्रेसिडेंट के पास है। इसमें जेबी निषेधाधिकार वीटो भी कहा जाता है कि किसी विधेयक पर कोई निर्णय ही नहीं करना, शांत हो जाना। जैसे कि मानकर चलिए कि
लोकसभा ये है राज्यसभा। यहाँ से बिल पास हुआ, यहाँ से भी पास हुआ, और ये प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट के पास है बिल। तो प्रेसिडेंट जो है ये बिल को लेकर बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे। अब जैसे कि इसलिए इसको बिल को पॉकेट में डाल देंगे, इसलिए इसको पॉकेट वीटो कहा गया। बिल को ये पॉकेट में डाल दिए तो इसको पॉकेट वीटो कहा गया। और इसी को जेबी निषेधाधिकार वीटो कहा जाता है। जैसे कि विधेयक है उस पर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, जैसे कि डाकघर संशोधन विधेयक। देखिए ये छत्तीसगढ़ यूपीपी से 2015 का प्रश्न है कि कौन सा ऐसा विधेयक था जिसपे भारत के राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, तो वो डाकघर संशोधन विधेयक था। और कौन इसमें प्रेसिडेंट थे, तो प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह। और ऐसा कब किए थे, 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने ऐसा किया था कि वो कि डाकघर संशोधन विधेयक पे वो बिल्कुल साइलेंट हो गए थे, वो उस पर पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लिया था। देखिए ये IAS का 1993 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये UPSC का क्वेश्चन भी है ये, और यही छत्तीसगढ़ 2015 में भी पूछा गया है। देखिए राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो आर्टिकल है 87 है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेकर। जैसे कि देखिए लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, और उसके बाद जो है प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। तो राष्ट्रपति जो अभिभाषण करते हैं वो 2 बार करते हैं, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं, और प्रत्येक आम चुनाव जो होता है लोकसभा का उसके बाद प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति जो है अभिभाषण करते हैं। और ऐसा किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो ऐसा करते हैं आर्टिकल 87 क्लॉज 1 के तहत। इसे याद रखना है, इस आर्टिकल को याद रखना है, और इस 2 पॉइंट जो है ये दोनों पॉइंट को बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए। देखिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो कार्यभार संभाल, देखिए राष्ट्रपति का यदि पद रिक्त हो जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति अगर बीमार पड़ गए, राष्ट्रपति का अगर देहांत हो गया, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई राष्ट्रपति को लेकर कि वो कार्य संभालने में सक्षम नहीं है, तो उनके जगह पे उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का काम करेंगे। और उपराष्ट्रपति को जब राष्ट्रपति के पद पर जब नियुक्त होते हैं उपराष्ट्रपति, तो उनको जितना जो भी वेतन और भत्ता मिलता है वो राष्ट्रपति का वेतन भत्ता का वो उपयोग करने लगते हैं, उनका वो लाभ प्राप्त करने लगते हैं। और अगर यहाँ दिया गया है कि देखिए पहले तो अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभालेंगे राष्ट्रपति का पद। अगर उपराष्ट्रपति भी एब्सेंट हैं, तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी अगर एब्सेंट हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश बनेंगे, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के वो बनेंगे। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट हैं, तो अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट हैं तो फिर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पद पे आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट जो आएंगे प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट हैं तो कौन आएंगे, CJI आएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे। अगर CJI भी एब्सेंट हैं तो जो सीनियर मोस्ट जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो आएंगे, इसे याद रखिएगा। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है राष्ट्रपति से रिलेटेड, तो इसे हम लोग पढ़ लेते हैं कि भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो उपराष्ट्रपति को देंगे। लेकिन एक चीज़ और बता रहा हूँ कि भारत के जो राष्ट्रपति जो होते हैं उनका शपथ जो होता है वो मुख्य न्यायाधीश देते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो दिलाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भरा जाना, पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर अगर राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो गया है तो 6 माह के भीतर उनका चुनाव हो जाना चाहिए। उसके बाद है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण रिक्त पद पर कार्यभार संभालेगा वो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन कौन किया था, एडविन लुटियंस जो थे वो राष्ट्रपति जो भवन है प्रेसिडेंट हाउस है उसका डिज़ाइन तैयार किए थे।
अब तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले देश के एकमात्र न्यायाधीश, मैं वो आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि वो न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला थे। और लोकसभा में वित्त विधेयक पेश किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पे, और लोकसभा में ही वित्त विधेयक आता है, राज्यसभा में नहीं आता है। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। आर्टिकल 109 के तहत 109 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। आर्टिकल 78 के तहत निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? वो थे नीलम संजीवा रेड्डी थे। महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष है, वो कौन होता है? वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। नीलम संजीवा रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। दोस्तों, आज मैं राष्ट्रपति से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट, टॉपिक, कॉन्सेप्ट था, पॉइंट था, मैं आपको कराने का कोशिश किया हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, और कोशिश करें कि इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।